जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2022 17 अगस्त के सभी शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों से वादा करा था कि हम लोग एग्जाम के एक दिन बाद क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, तो बिल्कुल आज से हम लोग अपने साइंस क्वेश्चन का एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। और इस कड़ी में ये आपका पहला क्लास होगा जहाँ पे हम लोग 17 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन हमारे पास तक आया है उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था उसमें यह था कि समजातीय श्रेणी में किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों का आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है। बताइए, मैंने आपको कितना बार बताया है मेरे मित्र। अगर अभी भी आप सबों को रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग समजातीय श्रेणी की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और मेरे मित्र, मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग अलग समूह है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी एक समूह के जितने भी यौगिक होते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? समजात कहलाते हैं। तो जहाँ पे भी समजातीय श्रेणी की बात की जाएगी आप सभी क्या समझेंगे? एक ही जैसा यौगिक, या फिर आप कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा श्रेणी जिसमें सभी यौगिक एक ही कार्बनिक यौगिक के समूह से बिलोंग करता हो, उसको हम लोग समजातीय श्रेणी कहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एल्केन की, तो एल्केन समूह के यौगिक की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मीथेन हो जाएगा, साथ ही साथ इथेन हो जाएगा, फिर क्या होगा? आप कहेंगे प्रोपेन हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी मीथेन के लिए CH4, इथेन के लिए C2H6 लिखेंगे और प्रोपेन के लिए हम लोग C3H8 लिखेंगे। अब इस तरह से आगे जितने भी कंपाउंड आएंगे, चाहे वो हमारा ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, हेक्सेन हो, हेप्टेन हो, ऑक्टेन हो, जो भी होगा वे सभी इसी तरह से श्रेणी में आते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पूरा एल्केन ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही ग्रुप के कंपाउंड हैं, इसीलिए ये समजात कहलाते हैं। और जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझना है आपको कि समजातीय श्रेणी के जो दो कर्मागत यौगिक होते हैं, जैसे कि आपका मीथेन हो गया और इथेन हो गया, ये एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वे क्या कहलाएंगे? समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाएंगे। अब इसके जो भी दो कर्मागत यौगिक होंगे उसके बीच में CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समजातीय श्रेणी के दो यौगिकों के बीच में निम्नलिखित में से क्या डिफरेंस होता है? तो आप कहेंगे CH2 डिफरेंस होता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों का आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है। जब आप कह रहे हैं कि दो कर्मागत यौगिक के बीच में CH2 का अंतर होगा तो जाहिर सी बात है कि इसका जितना आणविक द्रव्यमान होगा उतना का ही अंतर होगा। तो भाई मेरे, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे 12। हाइड्रोजन का 2 है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु 1, 2 है तो कितना हो जाएगा? 2। आप कहिएगा 14। मतलब ये हुआ कि समजातीय श्रेणी में किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों का आणविक द्रव्यमान में अंतर होता है, आप कहेंगे 14 का। और साथ ही साथ कितना से अंतर होता है? तो आप कहिएगा सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। न हो तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H6 है, एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। और यही सेम चीज़ आपको जितने भी आगे के कंपाउंड आते चले जाएंगे आपको मिलता चला जाएगा। ये दोनों ही बात आप ध्यान में रखेंगे कि समजात श्रेणी के जो भी दो कर्मागत यौगिक होंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, या फिर आणविक द्रव्यमान की बात करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? सर 14 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आसान सा कि आइल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक सूत्र होता है। मैंने फॉर्मूला वाले में आपको पहले ही बता दिया था कि आइल ऑफ विट्रॉल जब भी पूछा जाए तो हम लोग किसका सूत्र लिखेंगे? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? आइल ऑफ विट्रॉल भी बोला जाता है। और ये चीज़ आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन ये होगा कि पर्दे पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। चेला जी, मैंने कई बार बताया है, एक रियल और दूसरा आपका वर्चुअल। एक रियल और दूसरा आपका वर्चुअल इमेज।
क्या कहते हो कि सर जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था कि कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो कैसा होगा, आप कहेंगे उल्टा होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगा आप क्या कहेंगे गुरुजी, सीधा होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और तैयारी के जो आपका भौकाल महोत्सव चल रहा था उसके समापन समारोह जो 5 दिन चला था, जिसमें हमने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करवाया था, उसी में ये चीज़ हमने डिस्कस करा था कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 यौगिक आप सबों को याद रखना है, पहला आपका सिल्वर क्लोराइड और दूसरा आपका सिल्वर ब्रोमाइड, और इसी दोनों का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि श्याम एवं श्वेत फोटोग्राफी में या श्याम श्वेत फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था और डिट्टो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि न्यूलैंड अष्टक तालिका का पहला एवं अंतिम तत्व है। मेरे मित्र मैंने पीरियोडिक टेबल वाले MCQ वाले सेशन में कई बार ये चीज़ बताया है कि न्यूलैंड ने तत्वों के गुणधर्म को समझने के लिए ऑक्टेव रूल दिया था, जिसको हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। इन्होंने अपने अष्टक नियम में क्या बताया, इन्होंने अपने अष्टक नियम में बताया कि तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया जाए तो प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8वें के समान होगा, या आप कह सकते हैं प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले के समान होगा। ये क्या था, तो सर न्यूलैंड का अष्टक नियम था। किस पे आधारित है, तो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। ध्यान में रखेंगे कि न्यूलैंड ने जब अपना ऑक्टेव रूल दिया था उस वक्त कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। कितनी थी सर, 56 थी। और न्यूलैंड का जो ये ऑक्टेव रूल था कि प्रत्येक पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा या प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मिलेगा, ये नियम कहाँ तक लागू हो रहा था, तो कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था वो कहाँ तक लागू हो रहा था, कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। जबकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि न्यूलैंड अष्टक तालिका का पहला एवं अंतिम तत्व क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का पहला तत्व, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का पहला तत्व कौन सा था, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। और क्वेश्चन करा जाएगा कि अंतिम तत्व कौन सा था, तो आप सभी कहते थोरियम। क्या कहते सर, थोरियम। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था और कहीं ना कहीं इतना डिटेल भी आपको पहले से बताया हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कितनी संख्या में CO2 एवं H2O होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे मित्र इस क्वेश्चन को टफ समझ रहे थे। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में या अभिक्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O की जरूरत होती है। मेरे मित्र मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पीछे के सेशन में कराया है। मैंने आपको एक रिएक्शन दिया था और वहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि इसमें जल के अणु कितने हैं। तो क्या बोला था आपको कि जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे और फिर हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस रासायनिक अभिक्रिया को होने में कौन सा पदार्थ कितने संख्या में या कितने क्वांटिटी में मौजूद है। और मेरे मित्र यहाँ पे तो आपसे सबसे सरल क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कितनी संख्या में CO2 और H2O होता है। आप सबों को मैंने कई बार बताया है कि प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया याद रखना है और वो भी बैलेंस्ड फॉर्म में, यानी कि संतुलित अवस्था में। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी जब 6CO2 6H2O के साथ 6CO2 6H2O के साथ क्या करता है, तो सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बना लेता है, आप कहते हैं C6H12O6 ग्लूकोज बना लेता है और साथ ही साथ 6O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो आपको ऑक्सीजन मिलता है ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद होता है, यानी कि बाय प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। जबकि मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी जो मुख्य उत्पाद है हमारा वो ग्लूकोज है। क्या है हमारा, ग्लूकोज।
और आप सभी क्या कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को होने के लिए सूर्य प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल भी मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, क्लोरोफिल भी मौजूद होना चाहिए। मेरे मित्र, अगर आप एक नज़र इस रिएक्शन पे दोहराएंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन हमारा 6 है, जबकि ऑक्सीजन कितना है 12, और इधर हमारा हाइड्रोजन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 6। तो अगर आप कुल मिला करके देखेंगे अपने अभिकारक के साइड कुल परमाणुओं की संख्या की, तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्बन हमारा जो है वो कितना है, तो कार्बन 6 है और ऑक्सीजन 12 है। तो यहाँ पे कार्बन आपका 6 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया 12 रिएक्टेंट के साइड। इधर आपका कार्बन 6 प्रोडक्ट के साइड, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट R लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट P लिख दे रहा हूँ। ठीक है सर, ध्यान देंगे कि रिएक्टेंट के साइड आपका हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन भी लिख देते हैं सर। हाइड्रोजन कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर 12 है, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन टोटल इधर 6 है। अब अगर जोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 12 6 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 30 6 36। तो हमको ये देखना है कि 36 परमाणु इधर है या नहीं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कार्बन के कितने हैं सर 6, हाइड्रोजन के 12, तो 12 और 6 कितना हो गया 18 हो गया। और इधर कितना है सर आपका, तो आप कहेंगे सर 18 और 6, ऑक्सीजन 6 को है तो 18 6 24 हो गया, और ये 6O2 तो 6 दूना 12, तो 24 12 कितना हो गया सर, आप कहेंगे सर 24 12, इधर भी 36 हो गया। दोनों और कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणु बोले तो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग बना है, उन सभी परमाणु की संख्या दोनों और क्या है सर, तो इधर भी 36 इधर भी 36। अभिक्रिया क्या है हमारा सर, संतुलित है। और यही नियम ही है सर संतुलित अभिक्रिया को पहचानने का, कि अगर प्रतिफल और अभिकारक दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है तो अभिक्रिया हमारा क्या होगा, संतुलित होगा। अब आप देख लो कि ये जो आपका संतुलित अभिक्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी 6। आपका जो वाटर है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आप कहेंगे 6। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होकर के ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा था, क्वेश्चन करा जा रहा था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कितनी संख्या में CO2 एवं H2O होता है, आप कहेंगे 6 की संख्या में CO2 और H2O होता है, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका यहाँ से क्लियर था और बहुत ही साधारण सा सवाल था, लेकिन फिर भी बच्चों ने इसको टफ बताया, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश डैश एवं परमाणु त्रिज्या डैश। बहुत सारे मित्र कहने लगे कि गुरुजी आवर्त सारणी परेशान कर दिया। भाई वाह, काहे परेशान किया, हम तो कई बार बताए थे, अब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे मित्र, यहां पे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, और मैंने कई बार बताया भी है कि आवर्त सारणी में आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन आवर्त और वर्ग की विशेषता जरूर याद होना चाहिए, और कई बार करवाया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यहां पे ये पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा और परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो इसमें परेशान होने की जरूरत कहां थी। आप झट से कहते कि गुरुजी ये जो हमारा लिथियम है, ये जो हमारा लिथियम है, ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है। लिथियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 में पाया जाता है, और साथ ही आवर्त 2 में पाया जाता है। और साथ ही अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो हमारे आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है, और साथ ही साथ आवर्त 2 में पाया जाता है। तो भाई मेरे, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर, और दोनों ही तत्व लिथियम और फ्लोरीन क्या हैं, आप कहेंगे सर सेम आवर्त में है, यानी कि दूसरे आवर्त में है। तो कहीं ना कहीं हमको कौन सा विशेषता याद रखना होगा, आवर्त की विशेषता। आवर्त में क्या कहते हो कि गुरुजी आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, कोई भी आवर्त हो तो बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि आवर्त में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। और मेरे मित्र, कारण क्या बताया था मैंने, तो आप सबों को बताया था कि जैसे ही हम लोग आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं,
तो जो परमाणु का नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ता चला जाता है, और परमाणु का नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है, और परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, तो सर घटना चालू हो जाता है। मतलब साफ है कि अगर हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश आप कहेंगे बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है एवं परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। लिथियम आवर्त सारणी के वर्ग 1 में मिलेगा, जबकि आपका कौन से आवर्त में मिलेगा, आप कहेंगे आवर्त 2 में मिलेगा। फ्लोरीन वर्ग 17 में मिलेगा और आवर्त सारणी के आवर्त 2 में मिलेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन कोण कितना होता है। बताइए इससे सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी कंफ्यूज हुए हैं। भाई मैंने आपको कई बार बताया कि अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई हमारा ये अवतल दर्पण है, कौन सा है सर, अवतल दर्पण, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अवतल दर्पण का पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो जो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन कोण कितना होगा, मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रकाश जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, और आप क्या कहते हैं कि गुरुजी दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जो प्रकाश की किरणें होती है वो दर्पण पर अभिलंब होती है। क्या कहते हैं कि दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो दर्पण पे क्या होती है, अभिलंब होती है। और अगर कोई प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर अभिलंब के रूप में गिर रही है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के साथ गिर रही है, अभिलंब कब होगा, जब वो 90 डिग्री एंगल के साथ गिरेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर यहाँ पे जो परावर्तन कोण होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप कहेंगे कैसे, तो मेरे मित्र आप सभी आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में क्या कहते हो कि गुरुजी आपतन कोण वो होता है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और परावर्तन कोण वो होता है जो हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। चूंकि आप कह रहे हो कि दर्पण में वक्रता केंद्र के अनुदिश जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो दर्पण पे अभिलंब होगा, तो ये सर अभिलंब के अकॉर्डिंग ही गिर रहा है, अभिलंब के अकॉर्डिंग क्या रहा है सर, गिर रहा है। तो यहाँ पे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है ना सर, और जब कोण नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये परावर्तित भी इसी माध्यम में हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, और जब कोई कोण ही नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी जो परावर्तन कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है कि अगर दर्पण पे कोई प्रकाश की किरणें अभिलंबवत रूप से गिरती है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल के साथ गिरती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है तो परावर्तन कोण क्या होगा, इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर किसी समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरणें समतल दर्पण के अभिलंब के अनुदिश गिरती है तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आप कहेंगे अभिलंब के अनुदिश गिर रही है, परावर्तन कोण का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम्स लॉ से पूछा गया था, लेकिन बच्चों ने क्लियर नहीं करा, सीधे बोला कि सर ओम्स लॉ से पूछा गया था, पता ही नहीं चला कि सर क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था। तो मेरे मित्र ओम्स लॉ तो इतनी सा है, और इससे क्या पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि ओम का नियम किसने दिया, ओम का नियम क्या होता है, यह किसके अनुसार विभवांतर धारा के समानुपाती होती है, या ओम के नियम का नियतांक क्या है, यही पूछा जा सकता है। तो मेरे मित्र मैंने तो ये चीज़ आपको कई बार बताया है, और जब भी हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी ओम्स लॉ जो है ये परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच धारा के बीच संबंध बताता है। ओम्स लॉ किसके बीच संबंध बताता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। किसने दिया, तो आप कहते हैं ओम्स नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्या संबंध बताता है, तो ओम्स ने बोला कि नियत तापमान पर किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट V is directly proportional to the electric current।
और जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं चेला तो v इक्वल टू क्या लिख देते हैं IR। और मैंने गला फाड़ फाड़ के बताया है कि ये जो आपका R है ये प्रोपोर्शनल साइन के बदले आया है। तो क्वेश्चन आपसे 2018 एग्जाम में पूछा गया था कि ओम के नियम का नियतांक है, तो आप कहेंगे ओम के नियम का नियतांक रेसिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है। और इस बार भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओम के नियम का नियतांक है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे उलट करके भी पूछ सकता है। क्योंकि आप कह रहे हो कि ओम के नियम का नियतांक प्रतिरोध है, तो भाई मेरे आप सभी R इक्वल टू V/I भी तो लिख सकते हो। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चला जी, आपके ऑप्शन में ओम के नियम का नियतांक जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो R दिया हुआ रहेगा, ना तो R ना दिया हुआ रहेगा, V/I दिया हुआ रहेगा। तो आप इसको देख लेंगे, जो चीज़ दिया हुआ रहेगा आप उसको टिक करेंगे, आपका आंसर 100% सही होगा। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा गया था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे मित्रों को कन्फ्यूज़न था कि सर फ्यूज पूछा गया था, कुछ मित्र बिजली का बल्ब बोल रहे थे। मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पतला और लंबा, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसमें तार जो है वो लंबा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। किसकी अपेक्षा? तो सर जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसकी अपेक्षा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया होगा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट। बहुत सारे मित्र यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे फ्यूज था। नहीं सर, बल्ब ही होगा जब पतला और लंबा की बात की जाएगी तब। क्यों? क्योंकि फ्यूज जो है वो क्या होता है, तो सर छोटा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा होता है। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि बिजली का बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है, तो जरा सा आप हमको ये बताइए कि बिजली के बल्ब से आपको क्या मिलता है। आप कहते हैं कि गुरुजी हमको प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बर्न्ट होगा तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। और आप सबों को मालूम है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो बर्न होगा, जो हमको लाइट प्रोड्यूस करेगा, उसकी रेसिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो आप कहते हैं सर हाई होनी चाहिए। मेरे मित्र यही तो कारण है जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है, तो आप कहेंगे हाई रेसिस्टेंस के चलते। हाई रेसिस्टेंस के चलते यानी कि प्रतिरोध हमको ज़्यादा प्राप्त हो, इसलिए बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको पतला और लंबा किया जाता है। और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए सर, हाई होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट पतला और लंबा होता है वो किस कारण से, तो हाई रेसिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट के चलते। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो बिजली का बल्ब का फिलामेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, अगर इसको नमार दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर लंबा होगा। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो प्रतिरोध होता है ना वो तार के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। जबकि प्रतिरोध जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के क्या होती है सर, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होगा आपका, घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे किस में यूज कर रहे हैं, आप कहेंगे बल्ब में क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में हमको लाइट चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सर रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो फिलामेंट होता है उसको इस तरह से कॉइल के रूप में मोड़ देते हैं ताकि इसका जो लेंथ है वो क्या हो जाए, तो सर बहुत ही कम जगह में ज़्यादा लेंथ हमको मिल सके, और बहुत कम जगह में ज़्यादा लेंथ मिल सके, इससे क्या होगा, तो हमको रेसिस्टेंस हाई मिलेगा। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे ये जो हमारा तार है ये पतला ना हो, लंबा होने का तो रीजन मिल गया कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होती है, लंबा ना होकर के मोटा हो जाए तो क्या कहेंगे कि गुरुजी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है सर, इसको पतला रखा जाता है ताकि इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है वो क्या हो, कम हो, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, आप कहेंगे ज़्यादा होगा। तो बहुत ही आप कह सकते हो कॉमन सा लॉजिक था जो आपसे क्वेश्चन करा गया कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है, आप कहेंगे हाई रेसिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट के चलते। मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट है वो किस धातु से मिलकर बना है, तो आप कहते हैं सर टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन, जिसका लैटिन नेम वॉल्फ्राम होता है, सिंबल W होता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि बिजली के बल्ब में
टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो आप कहिएगा उच्च होती है। टंगस्टन धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, आप कहिएगा उच्च होती है। और साथ ही साथ आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। क्वथनांक बिंदु भी क्या होता है, उच्च होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इतना सा याद है कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो पतला और लंबा इसलिए होता है कि उसकी जो रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा हो पाए और मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहे, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलेगा, बताओ चेला, ना बनता। कई बार हमने आपको बताया है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O, इसको क्या पढ़ते हैं सर, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ध्यान देंगे, जब हम लोग इसको गर्म करते हैं यानी कि हीट देते हैं तो आप क्या कहते हैं, इसका आधा पानी उड़ जाता है। और जब इसका आधा पानी उड़ जाता है तब ये हो जाता है CaSO4 हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको POP प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है। ये आपको कब मिल रहा है, तो गुरुजी जब जिप्सम को गर्म किया जा रहा है तब मिल रहा है। यहाँ पे मैं जिप्सम लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी कंफ्यूज ना हो। जिप्सम को गर्म कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर शॉर्ट फॉर्म में POP। फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2O होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा गया कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलेगा, आप कहेंगे CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन में अगर ये था तो इसको टिक किए होंगे, और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस था तो आप उसको टिक किए होंगे, और अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था तो आप उसको टिक किए होंगे। बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एड्स से संबंधित। बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि गुरुजी एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया, और बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि गुरुजी एड्स के लिए क्या टेस्ट होता है ये पूछा गया। तो आप सबों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी ध्यान में रखेंगे। फुल फॉर्म तो आप सबों को मालूम ही होगा, क्या होता है चला, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सवाल ये है कि गुरुजी एड्स के लिए टेस्ट कौन कौन सा होता है, तो मेरे मित्र एड्स के लिए कई टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका एक है एलिसा टेस्ट, दूसरा आपका सलीवा टेस्ट भी होता है, एक होता है वायरल लोड टेस्ट, और दूसरा होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ब्लू नहीं सर, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो आपके ऑप्शन में इन चारों में से जो भी रहा होगा उसको आप जरूर टिक किए होंगे, तो आपका आंसर सही होगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम टेस्ट क्या होगा, तो एलिसा, सैलिवा, वायरल लोड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट, ये सब के सब क्या हैं, तो एड्स की जांच के लिए ही की जाने वाला टेस्ट है। तो अब आपका फुल फॉर्म पूछा गया या टेस्ट पूछा गया, बच्चों ने ये चीज़ कंफर्म नहीं करा है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बड़ा ही आसान सा कि दर्पण में वक्रता त्रिज्या डैश के बराबर होती है। चला जी, मैंने आपको कई बार बताया, और इन सब टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। क्या बताया है कि F जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी। दर्पण में वक्रता त्रिज्या 2F के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 2F के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान, जय हो, पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान आप कहेंगे रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा, रंध्र के द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एस्टोमाटा। क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। और पूछ देगा कि पत्तियों से जो गैसों का आदान प्रदान होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तब आप क्या कहेंगे, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो पत्तियों से गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जबकि किसके सहायता से होता है, आप कहेंगे रंध्र यानी कि एस्टोमाटा के सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। मेरे मित्र, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी अपने क्लासरूम में कराया है। आपको मैंने बताया था कि जब भी हम लोग अवक्षेप की बात करेंगे तो जो हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जो आयनों के विनिमय यानी कि आदान प्रदान के चलते होता है, उसमें हमारा क्या फॉर्म होता है, अवक्षेप फॉर्म होता है, यानी कि प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है।
तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि किस प्रकार की अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, आप धड़ाक से कहते कि उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप बनता है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसके कारण होती है, तो आप कहेंगे आयनों के विनिमय के चलते, यानी कि आयनों के आदान प्रदान के चलते होती है। आइए कुछ और भी इस तरह के क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 60, क्या पूछा गया था, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है, यदि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, और आप सभी ने कई बार लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता है इस चीज़ को पढ़ा होगा। क्या कहते हैं कि गुरुजी V/U। बस यहाँ पे आपको ये समझना था कि जो V है ये हमारा क्या है, आप कहेंगे इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब दूरी, और U है वो क्या है, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु दूरी। तो चला जी आप यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब वस्तु दूरी 25 सेंटीमीटर, यदि वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है आवर्धन, क्या कहिएगा गुरुजी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। प्रतिबिंब दूरी कितना 30, वस्तु दूरी कितना 25, काटेंगे कहेंगे सर 5 के 30 हो जाएगा, 5 25, आवर्धन हमारा 6/5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अभिसारी लेंस किसको हम लोग बोलते हैं, तब आप क्या कहेंगे, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अभिसारी लेंस को ही हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वर्जिंग लेंस जो है वो उत्तल लेंस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, उत्तल लेंस को बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम में अंगूठा एवं तर्जनी का प्रयोग किसकी दिशा को बताता है। आप लोगों ने कई बार इसको याद किया होगा कि गुरुजी जब हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल को बताने के लिए अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया, जहां पे अंगूठा किसके डायरेक्शन को बताता है, तो गुरुजी अंगूठा जो है ये ऊपर बल के डायरेक्शन को बताता है, जबकि ये जो आपका तर्जनी है ये किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। जबकि मध्यमा किसको बताता है, तो सर विद्युत धारा को बताता है। मतलब ये हुआ कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर मध्यमा के डायरेक्शन में, इस उंगली के डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं सर, विद्युत धारा दे रहे हैं, तो सर जो आपका बल होगा वो क्या होगा, अंगूठा के डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो सर तर्जनी होगा। तो आप साफ साफ इसको कहीं पे लिख लेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम में जो अंगूठा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम में जो अंगूठा है ये बल की दिशा को बताता है। साथ ही साथ जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और साथ ही साथ जो आपका मध्यमा है वो किसको बताता है, तो सर धारा को बताता है, यानी कि धारा के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये आपके लिए VVI है, आगे आने वाले सभी शिफ्टों के लिए इसका आप खास ख्याल रखेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाए कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस वर्क करता है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो मोटर होता है वो आपका किस पे वर्क करता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नियम पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मूत्र निर्माण प्रक्रिया में पुनः अवशोषण हो जाता है। बहुत सारे मित्र परेशान थे इस क्वेश्चन को लेकर के कि गुरुजी ये क्वेश्चन तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका किडनी है इसका काम क्या होता है। आप कहते हैं कि गुरुजी ये अनट्रीटेड मटेरियल को क्या करता है, तो शुद्ध करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किडनी जो अपना कार्य करता है वो 3 स्टेप में करता है। किडनी जो है वो अपना कार्य करता है वो 3 स्टेप में करता है।
और वो 3 स्टेप कौन कौन सा है? तो पहला है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है आपका ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, तीसरा है आपका ट्यूबुलर स्रवण। तो जो किडनी के कार्य करने का 3 अलग अलग स्टेप है, उसमें आपका एक स्टेप है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण। ध्यान देंगे कि ग्लोमेरुलर के थ्रू जो आपके शरीर में पदार्थ होते हैं फिल्टर होकर के कहाँ पे चले आते हैं? ब्रिक नलिका में चले आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही वो आगे जाने के लिए प्रवाहित होते हैं, तो जो ब्रिक नलिका की कोशिका होती है वो क्या करता है? तो जो आपके शरीर में पदार्थ फिल्टर होकर के नेफ्रॉन में आए हैं, ब्रिक नलिका में आए हैं, उसमें जो ग्लूकोज होता है और साथ ही साथ जो जल की अधिकांश मात्रा होती है, उसको क्या कर लिया जाता है? तो सर ब्रिक नलिका के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है फिर से। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मूत्र निर्माण प्रक्रिया में पुनः अवशोषण हो जाता है, किसका हो जाता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पुनः अवशोषण जो है वो संपूर्ण ग्लूकोज का होता है, संपूर्ण ग्लूकोज का होता है तथा अधिकांश जल मात्रा का हो जाता है, तथा अधिकांश जल के मात्रा का हो जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जो किडनी हमारा वर्क करता है वो 3 स्टेप में वर्क करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके थ्रू क्या होता है? तो हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं वो फिल्टर होते हैं। फिल्टर होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज का भी मात्रा होगा। तो फिल्टर होने के बाद जैसे ही ये नेफ्रॉन में ब्रिक नलिका में पहुंचता है, तो ब्रिक नलिका की कोशिका उस फिल्टर पदार्थ में से, यानी कि निस्यंदित पदार्थ में से जितना भी ग्लूकोज होता है और जो जल की अधिकांश मात्रा होती है उसको अवशोषित कर लेती है और शेष पदार्थ को ऐसे ही छोड़ देती है। और ध्यान देंगे कि इसी 3 प्रक्रिया के उपरांत में क्या बनता है? तो सर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि मूत्र निर्माण प्रक्रिया में पुनः अवशोषण हो जाता है, किसका? तो संपूर्ण ग्लूकोज और अधिकांश मात्रा में जल का। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल। मेरे मित्र, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्टली बच्चों ने नहीं बताया है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के बारे में मैंने कई बार आपके साथ डिस्कशन करा है। क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि गुरुजी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, यानी कि इसमें डबल पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। जब हम लोग ये कह रहे हैं कि गुरुजी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग किसी जाइगोट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग किसी कह सकते हो सर स्पर्म और ओवम की बात नहीं करते हैं। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारा फिजन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजेनरेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, आपका फिर जो है बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया और साथ ही साथ बडिंग हो गया। तो ये सब के सब क्या है? अलैंगिक जनन के उदाहरण है। न हो तो आप लिख लेंगे कि जो आपका विखंडन का प्रक्रिया है अमीबा और पैरामेसियम में होता है। विखंडन 2 तरीके से, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसी तरह से जो आपका कली का फॉर्मेशन होता है या आप कह सकते हो कि बडिंग प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ जो रीजेनरेशन होता है आपका, और साथ ही जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, साथ ही जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो आप याद रखेंगे अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समांतर में 5 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं, धारा होगी। बताइए ना सॉल्व होगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो जी, इन सब टाइप के प्रश्नों को के लिए तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता। 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समांतर में जुटा है, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर समांतर में जुटा है तो 1/RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/6। 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा? चला आप कहोगे 5/12। RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर RP इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12/5। RP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 12/5। तो आपका टोटल प्रतिरोध निकल गया, विभवांतर दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो क्या कहिएगा? I इक्वल टू गुरुजी V/R होता है। I इक्वल टू V/R, तो ये है आपका 5, R कितना है? 12/5।
तो सर 8 डिवाइड के फॉर्म में ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/12। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/12। इसमें कहीं से तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए था। 25/12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा गया कि कटे हुए आलू पर आयोडीन घोल डालने पर रंग कैसा होता है। आप कहेंगे गुरुजी इसका क्या मतलब है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग किसी भी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि गुरुजी कार्बोहाइड्रेट तो कई फॉर्म में होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, मंड के फॉर्म में होता है, इसको हम लोग मंड परीक्षण के रूप में भी जानते हैं। तो क्या करते हैं कि जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है उस पर हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन गिराते हैं 2 से 3 बूंद, और अगर उस भोज्य पदार्थ का रंग जो है वो काला या नीला हो जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है। और अगर रंग काला या नीला नहीं होता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें मंड या फिर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं है। तो आलू जो है वो आपका क्या है, भोज्य पदार्थ है। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि कटे हुए आलू पर आयोडीन घोल डालने पर रंग कैसा होता है। तो आप कहेंगे, या आपके ऑप्शन में रहा होगा काला या नीला। अच्छा, ये काला या नीला रंग किसके उपस्थिति को दर्शाता है। आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या फिर मंड यानी कि स्टार्च के उपस्थिति को दर्शाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से स्टार्च टेस्ट में यानी कि मंड परीक्षण में किसके विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे आयोडीन के विलयन यानी कि आयोडीन के घोल का इस्तेमाल कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च परीक्षण में किया जाता है, जिसमें क्या होता है तो भोज्य पदार्थ पर आयोडीन के विलयन का 2-3 बूंद डालने से उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। कैसा, काला या नीला, जो इस बात का घोतक होता है कि इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट या मंड उपस्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर क्या उत्पाद होगा। तो मेरे मित्र, बुझा हुआ चूना CaOH2 अभिक्रिया करा दो क्लोरीन से, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर आप कह सकते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा तो गुरुजी H2O का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि धातु की अभिक्रियाशीलता का अवरोही क्रम है। यहाँ पे आपको कुछ धातु का नाम दे दिया गया, Na, Mg, Ca, Ag, Hg। मेरे मित्र, जब हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी की बात करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी जब तत्वों को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊर्ध्वाधर रूप से हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं, एक कॉलम के रूप में लिखते हैं, यह हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाता है। और अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर धातु होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो क्या होता है तो लेस रिएक्टिव होता है। और उस आधार पर अगर हम लोग इन सभी धातु को इसके सही अवरोही क्रम में रखना चाहें तो पहले हमारा सोडियम आएगा, फिर हमारा कैल्शियम आएगा, फिर हमारा मैग्नीशियम आएगा, इसके बाद क्या आएगा तो इसके बाद आपका Hg आएगा, और फिर क्या आएगा Ag आएगा। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका समीकरण है BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 रिएक्ट करके AlCl3 और BaSO4 बना रहा है, तो आपको इसको संतुलित करना था यानी कि बैलेंस्ड करना था। और मैंने आपको कई बार अपने सेशन में बताया है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। जब भी हम लोग इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं तो सर जो इक्वेशन में सबसे जटिल कंपाउंड होता है उसको पकड़ते हैं। जटिल कौन सा है तो सर Al2SO4 होल 3। क्या देखेंगे सर, इसमें एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, लेकिन प्रतिफल तरफ एल्युमिनियम के एक ही परमाणु हैं। क्या करेंगे, इधर 2 लगा देंगे। जैसे ही आप इधर 2 लगाएंगे एल्युमिनियम तो 2 हो जाएगा लेकिन क्लोरीन 6 हो जाएगा। क्या करना होगा तो सर क्लोरीन तो इधर 2 है, इसको 6 करना होगा। इधर हमने क्या कर दिया तो सर क्लोरीन 6 कर दिया, लेकिन क्लोरीन 6 तो हो गया, बेरियम हमारा 3 हो गया, जबकि इधर हमारा बेरियम 1 ही है। क्या करेंगे सर, इधर भी हम 3 लगा देंगे। अब आप दोनों तरफ परमाणु की संख्या को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बराबर, और समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा ही आसान सा सवाल कि रासायनिक समीकरण का संतुलन किस नियम पे आधारित होता है।
मेरे मित्र, जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, वहाँ पे गला फाड़ के आपको ये भी बताया था कि जो रासायनिक समीकरण का हम लोग संतुलन करते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए करते हैं। और क्वेश्चन आपका आ गया कि रासायनिक समीकरण का संतुलन किस नियम पर आधारित होता है? आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम पे आधारित होता है। किस नियम पे आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम पे आधारित होता है। और द्रव्यमान संरक्षण नियम किसके द्वारा दिया गया? आप कहेंगे लेवोजियर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा कोशिका अपना आकार बदल सकता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका यहाँ पे था कि रक्त का कौन सा कोशिका, इसी तरह से शायद कुछ था क्वेश्चन आपका कि रक्त का कौन सा कोशिका, तो आप कहेंगे सर WBC अपना आकार बदल सकता है। या अगर डायरेक्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन था कि कौन सा कोशिका अपना आकार बदल सकता है और ऑप्शन में ये चारों था, तो यहाँ पे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है। आप कहेंगे गुरुजी आंख की बात की जा रही है, यानी कि अपवर्तन होगा। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है, आप कहेंगे अपवर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया है। तो मेरे मित्र, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बताया था कि इसी को इंग्लिश में क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। और जब 10% NaCl के विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तब जो वहाँ पे अपघटन होता है उसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। एक्चुअली में NaCl के जलीय विलयन की बात करेंगे तो NaCl प्लस H2O की बात करेंगे। और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को उत्पादित करेगी। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 2018 एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो 2018 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 10% NaCl के घोल से जब बिजली प्रवाहित की जाती है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन था क्लोर क्षार प्रक्रिया। अभी आपसे क्या पूछ लिया गया कि क्लोर क्षार प्रक्रिया है और ऑप्शन में ये रिएक्शन डाल दिया। इस दोनों ही चीज़ को आप अपने माइंड में रखेंगे। मेरे मित्र, आपके 17 अगस्त के तीनों शिफ्ट मिला करके जो टोटल हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो आपका 28 था और मैंने इसको अच्छे से डिस्कस करा दिया है और उम्मीद है कि आप सभी बातों को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है और किस लेवल की तैयारी करना चाहिए ये आप सभी बखूबी समझ गए हैं। पूरा का पूरा कंटेंट भरा पड़ा है। रिवीजन करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो सर मन चाहिए। और अगर आपका सही मन से और सही डायरेक्शन में तैयारी चल रहा है तो ग्रुप डी एग्जाम में जो साइंस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।